और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल CS दीदी पर। तो जो आज का लेक्चर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट 2 है। मतलब इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके मेरा वो वाला लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको ये सब अच्छे से समझ आए। और अगर आप वो देख चुके हैं तो इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम जो पहली चीज पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो है NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसकी थोड़ी बहुत बात हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लो, मैंने NLP क्या बताया था। जब भी आप नेचुरल लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं किसी मशीन की मदद से, तो उस AI की फॉर्म को, उस AI की डोमेन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जो भाषा हम बोल रहे हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज है, अगर आपकी मशीन उसको समझ पाए, एनालाइज कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए, तो आपकी मशीन क्या होगी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीन होगी। ठीक है, अब देख लो, जैसे मैंने क्या बताया, ह्यूमन लैंग्वेज को आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर पा रहे हो तो आपकी NLP की एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा है। एक दो की बात हम सबसे शुरू में कर चुके हैं, जो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें कर चुके हैं। अब बाकी देख लो, एक दो आपको वही मिलेगी जो सबसे पहले हमने पढ़ाई थी। ठीक है, पहली जो एप्लीकेशन है वो है सेंटिमेंट एनालिसिस। मतलब आप NLP की मदद से सेंटिमेंट्स को एनालिसिस कर सकते हैं। जो लैंग्वेज, जिस फॉर्म में आप बोल रहे हैं, जिस टोन में बोल रहे हैं, क्या आपके टोन के अंदर क्या सेंटिमेंट्स हैं, ये सब पता चल सकता है आपके NLP के द्वारा। ठीक है, तो आप इंसान के सेंटिमेंट्स समझ सकते हैं उसकी लैंग्वेज को प्रोसेस करके, उसकी लैंग्वेज को या फिर उसके बोलने के ढंग को एनालाइज करके। ठीक है, तो अगर आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करना है तो NLP का यूज करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, मशीन ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मतलब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, हिंदी से इंग्लिश में करना चाहते हैं, इंग्लिश से उर्दू में करना चाहते हैं, या किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये भी एप्लीकेशन आपका NLP में पॉसिबल है। ठीक है, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा कोई एडिटर का कोई आर्टिकल है, ठीक है, और उस आर्टिकल में से आप इंपॉर्टेंट चीजें एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो मीनिंगफुल है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, तो तब भी आप NLP का यूज कर सकते हैं। NLP क्या करेगा, पूरे टेक्स्ट को एनालाइज करेगा और उसके बाद जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी उसको क्या कर देगा, आपको वापस दे देगा। तो टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन भी पॉसिबल है। फिर क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप, जैसे आपका एलेक्सा है, ठीक है, या फिर आपका चैटबॉट है, ये क्या करते हैं, आपकी स्पीच को एनालाइज करते हैं, आप क्या बोल रहे हो उसको समझने की कोशिश करते हैं और उस बेसिस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नेक्स्ट है चैटबॉट। ठीक है, आप ऐसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं एक डिवाइस से, एक मशीन से। ये पॉसिबल कैसे है, NLP से पॉसिबल है। ठीक है, आपने कई बार की भी होगी, आप डिवाइसेस से चैट करते हैं, जैसे आप ह्यूमन से कॉन्वर्सेशन करते हैं वैसे ही डिवाइसेस से भी चैट कर सकते हैं। वो आपकी सारी चीजें समझेंगे, आपकी सारी भाषा, आपके सेंटिमेंट में बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये सब समझते हैं। और ये सब किसकी मदद से होता है, NLP की मदद से। ईमेल को फिल्टर्स करते हैं। ठीक है, ईमेल को फिल्टर कैसे करते हैं, जब भी आपके पास कोई ईमेल आता है तो कैसे पता चलता है वो ईमेल स्पैम है या नॉर्मल ईमेल माने हम उसको, कैसे पता चलता है, कुछ कीवर्ड से पता चलता है। हम NLP की मदद से ये जानते हैं कि ये कीवर्ड्स अगर आपके ईमेल में मौजूद है तो वो ईमेल कैसा है, आपका स्पैम है। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है ABC। ठीक है, एक वर्ड है ABC जो अगर किसी भी ईमेल में पाया जाता है तो हम उसको मान सकते हैं कि ये स्पैम ईमेल है। तो हम क्या करते हैं, NLP की मदद से इस ABC को डिटेक्ट करते हैं, इस ABC को ढूंढते हैं अपने मेल्स में, और जैसे ही वो किसी मेल में मिल जाता है उसे क्या कर देते हैं, स्पैम में डाल देते हैं। तो ये सारे काम हमारे पॉसिबल हैं। और क्या कर सकते हो, सर्च, ऑटो करेक्ट, ऑटो कंप्लीट। जैसे मैंने इससे पहले भी बताया है कि कई बार क्या होता है, आप सेंटेंस लिखने लगते हैं, ठीक है, जैसे मैंने वंस अपॉन अ टाइम का बताया था,
था, आप सेंटेंस लिख रहे हैं वंस अपॉन, ठीक है। जैसे ही आपने वंस अपॉन लिखा है, आपका जो डिवाइस है वो बता देगा आपको, या अपने आप इसके आगे कर देगा अ टाइम, ठीक है, क्योंकि उसको अपने डाटा से पता है कि वंस अपॉन के आगे ज्यादातर क्या आता है, अ टाइम आता है। तो जैसे ही आप आधा लिखोगे, आपको कंप्लीशन के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मशीन अपने आप कंप्लीट कर देगी। तो जब ऑटो कंप्लीट करना हो, या ऑटो करेक्ट तो हम रोज यूज करते हैं, आपकी स्पेलिंग्स को ऑटो करेक्ट करना हो तो वो भी आप एनएलपी की मदद से करते हो, ठीक है। जो आपका ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया जाता है। मतलब इस कंपोनेंट में क्या होता है, आपकी ह्यूमन लैंग्वेज को, ठीक है, एचएल यानी ह्यूमन लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करते हैं, हम उसको चेंज करते हैं किसमें, कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है। जो आपकी कंप्यूटर की रीडेबल लैंग्वेज है, आपको पता है बाइट्स की फॉर्म में कंप्यूटर काम करता है, 0 और 1 की फॉर्म में काम करता है। तो ये कंपोनेंट क्या करता है एनएलपी का, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये काम बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल है, जो आप नॉर्मल ह्यूमन भाषा में जो भी आप चीजें बोलते हो, जो भी सेंटेंस बोलते हो, उसमें बहुत सारी चीजें छुपी होती है, बहुत सारी लेयर्स छुपी होती है। जैसे कभी कभार आप ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई सेंटेंस बोलते हो जिसका वर्बल मतलब जो इसके वर्ड्स का मीनिंग कुछ और है और आप कहना कुछ और चाहते हो। कभी कभार आप क्या करते हो, इमोशंस के साथ अपने सेंटेंस को बोलते हो। तो ये सब समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक डिफिकल्ट जॉब है, ये जो कंपोनेंट है इसकी बहुत डिफिकल्ट जॉब है कि इसको ह्यूमन लैंग्वेज से कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में चेंज करना है, तो उसको बहुत सोच समझ के चेंज करना पड़ेगा। दूसरा कंपोनेंट क्या है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। मतलब इस बार क्या होगा, इस बार उल्टा होगा। मान लो आपके पास कोई कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज है, उसे आपको चेंज करना है किसमें, ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज करना है, जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें चेंज करना है। तो वो आप किसकी मदद से करोगे, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन की मदद से करोगे। ये क्या करेगा, आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी टास्क है कंपेयर टू नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। अब देख लो एनएलपी वर्क कैसे करता है, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं जब भी आप कोई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हैं। कोई सेंटेंस है उसकी आप एनएलपी कर रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस आपने बोला है तो आपको उसके सेंटिमेंट्स भी पता चलने चाहिए, उसकी सारी चीजें, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो वो एनालिसिस कैसे होता है ये देख लो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है लेक्सिकल एनालिसिस। इसमें आप क्या करते हो, इसमें करते हो आप टोकनाइजेशन। क्या करते हो, टोकनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपका सेंटेंस है, पैराग्राफ है, या पूरा का पूरा कोई एक पेज है, उसमें क्या करते हो आप, टोकनाइजेशन करते हो। मतलब उसको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करते हो। जैसे कि मैं बोलूं आई विल गो टू स्कूल, अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिया है और ये मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको मैं टोकनाइज करूंगी। तो टोकनाइज करने का मतलब क्या है, मैं हर एक वर्ड को एज अ टोकन ट्रीट करूंगी, इनको सेपरेट कर दूंगी, ठीक है, इनको टोकन्स में डिवाइड कर दूंगी। तो अभी हमारे पास कितने टोकन्स हो गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो लेक्सिकल एनालिसिस में क्या करते हो आप, टोकन्स में डिवाइड कर देते हो, हर एक वर्ड को डिवाइड कर देते हो। और क्या करते हो आप, अगर ऐसा कोई वर्ड है आपके पास, पहले तो आपने टोकनाइजेशन कर दिया, और आप क्या करते हो, अगर कोई मान लो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें आप टॉक्स भी लिखते हो, टॉक्स वर्ड लिखते हो ना। तो अगर आपकी सेंटेंस में टॉक्स वर्ड है तो उसको समझने के लिए, उसका जो लेक्सिकल एनालिसिस करने के लिए हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो इसकी स्टैंडर्ड टर्म है, यानी कि टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोल रही हूँ सैंग, ठीक है, गाना, गाना की सिंग सैंग सैंग, अगर मैं सैंग बोल रही हूँ तो इसको कन्वर्ट कर देंगे सिंग में,
ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी किस में होती है, लेक्सिकल एनालिसिस में होती है। तो लेक्सिकल एनालिसिस में क्या करते हो आप, सेंटेंस को लेते हो, उसको छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, टोकन्स होते हैं, उसमें आप डिवाइड कर देते हो, वर्ड्स में डिवाइड कर देते हो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो। और ऐसी कोई फॉर्म है, ठीक है, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, किसी और फॉर्म में आपके सेंटेंस में यूज किया गया है वो वर्ड, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, लेक्सिकल एनालिसिस स्टेप 1 का होता है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करोगे आप, सिंटेक्स एनालिसिस करोगे, जिसको आप पार्सिंग भी बोलते हो। सिंटेक्स एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आप ग्रामेटिकली मतलब जो भी लैंग्वेज आप लिख रहे हैं उस लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को चेक करते हो। अगर इंग्लिश की बात करें तो क्या चेक करोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है कोई, ग्रामर को चेक करोगे। तो ये सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सिंटेक्स को एनालिसिस करोगे, सिंटेक्स का एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो कहीं अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है अगर I am a boy, ठीक है, और यहाँ पे मैं बॉयज लिख देती हूँ, तो इसका मतलब मेरा जो ये सेंटेंस है वो क्या है, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसमें, ये मेरी इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स को, ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा सिंटेक्स एनालिसिस किया जाता है आपके स्टेप 2 में। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस का मतलब क्या है, सिंटेक्स तो मान लिया आपका सेम है, मान लो आपके जो लाइन है उसमें ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं लिख देती हूँ कैट्स लिख देते हैं, कैट्स आर बार्किंग। ठीक है, अभी ग्रामेटिकली तो सही है। ठीक है, कैट्स आर बार्किंग आपका प्लूरल फॉर्म भी है, बार्किंग भी ठीक है, आईएनजी लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये सिमेंटिकल एनालिसिस से पास हो पाएगा, क्या इसका मतलब सही है, क्या ये ऐसा कोई सेंटेंस पॉसिबल है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में, नहीं। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सिंटेक्स क्या चेक करेगा, आपके लैंग्वेज के रूल्स को, ग्रामेटिकल रूल्स को चेक करेगा, और सिमेंटिक क्या चेक करेगा कि आपका जो सेंटेंस है, जो आप बोलना चाह रहे हैं, वो सही में वैलिड सेंटेंस है लैंग्वेज में या नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डिस्कोर्स इंटीग्रेशन करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, फोर्थ स्टेप है ये। मान लो आपके 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और आप एक सेंटेंस से पूरे उस सेंटेंस का मतलब नहीं समझ पा रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, पहले मैंने लिखा रिया इज अ गर्ल, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस लिखा शी इज ब्यूटीफुल। मान लो मैंने ये दोनों सेंटेंस लिखे हैं, तो क्या मैं अगर सिर्फ सेकंड सेंटेंस पे गौर करूं और मैं शी को देखती हूँ, शी टोकन को देखती हूँ, शी वर्ड को देखती हूँ, तो क्या मुझे समझ आ रहा है शी वर्ड से कि किसकी बात हो रही है, नहीं ना, खाली शी से। और अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस को नहीं देखती तो क्या मैं समझ पा रही हूँ कि किसकी बात हो रही है। हाँ, मुझे ये पता है कि कोई लड़की है, लेकिन वो कौन लड़की है ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और एनएलपी में क्या होता है, आपको सारी चीजें एनालाइज करनी होती है, समझनी होती है। तो कभी कभार क्या होता है कि जो आपका सेकेंड सेंटेंस है उसका मीनिंग डिपेंड करता है आपके पहले वाले सेंटेंस पे। तो अगर कोई ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसका मीनिंग जो है वो पहले वाले सेंटेंसेस पे डिपेंड करता है, किसी और सेंटेंस पे डिपेंड करता है, तो उसमें आप क्या करते हो, डिस्कोर्स इंटीग्रेशन करते हो। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि चलो जब आप ये सेकंड सेंटेंस समझो, पढ़ो, तो आपको पता हो कि क्योंकि हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा था कि रिया की बात हो रही है, तो सेकंड सेंटेंस में जो शी है वो रिया के लिए यूज किया गया है। इस तरीके से हम समझते हैं कि लैंग्वेज में, अच्छा ये वाले सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस का रेफरेंस दिया जा रहा है, पहले वाले सेंटेंस में जिस लड़की को बोला गया है उसी का यहाँ यूज किया गया है। ये किस में पता चलता है, आपके फोर्थ स्टेप में, यानी कि डिस्कोर्स इंटीग्रेशन में पता चलता है। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप देख लो, प्रैग्मेटिक एनालिसिस। इसमें आप क्या करते हो कि आपको ये पता चलता है कि सही में जो आपका यूजर है या जो भी सेंटेंस दिया गया है उसका सही में मतलब क्या है। कभी कभार आप बोलते कुछ और हो और उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे इसको भी एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, सेम रिया का ले लेते हैं, रिया इज एज
रिया इज लाइक अ मून, ठीक है, बोल सकते हैं कि रिया मून की तरह दिखती है, रिया इज लाइक मून, शी इज ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या है कि वो सुंदर दिखती है। लेकिन अगर हम इसके नॉर्मल मीनिंग पे जाएं, ठीक है, जो लैंग्वेज में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उन मीनिंग पे जाएं, तो हम बोल सकते हैं कि रिया मून की तरह है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, मून और रिया तो का तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। तो इस स्टेप पे क्या होता है, प्रैग्मेटिक एनालिसिस में क्या देखा जाता है कि आप जो सेंटेंस लिख रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उसका अंदर का छुपा हुआ मीनिंग, यानी कि जो रियल मीनिंग है वो क्या है। कई बार होता है कि आप सेंटेंस कुछ और लिखते हैं, आपके वर्ड्स कुछ और कह रहे होते हैं और मतलब कुछ और होता है, तो वो कहाँ पता चलता है, वो आपके प्रैग्मेटिक एनालिसिस में पता चलता है, ठीक है। तो इस स्टेप पे आके पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये बात कर रहा है कि रिया बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये कहाँ पता चलेगा, ये आपके 5th स्टेप में आगे पता चलेगा, जब आप प्रैग्मेटिक एनालिसिस करेंगे कि सही में जो हमने सेंटेंस लिखा है उसका सही मतलब, छुपा हुआ मतलब क्या है, ठीक है। ये चीजें समझ आई। तो एनएलपी के बारे में हमने क्या देखा कि एनएलपी की एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, वो सारी एप्लीकेशंस देखी। 2 कंपोनेंट्स हैं एनएलपी के, ये बता दिए थे मैंने क्या होता है, और एनएलपी वर्क कैसे करता है, क्या स्टेप्स यूज होते हैं। सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस होता है, फिर सिंटैक्स, फिर सिमेंटिक, फिर डिस्कोर्स इंटीग्रेशन और लास्ट में प्रैग्मेटिक एनालिसिस होता है। तो ऐसे वर्क करता है आपका एनएलपी, जो कि है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक चीज की जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम और ऑटोनॉमस सिस्टम। ये हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। ऑटोमेटेड सिस्टम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सिस्टम जिसको हमने कुछ पहले से बताया है, वो कुछ रूल्स फॉलो कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम। मतलब ऐसा कोई डिवाइस है जो कि रूल फॉलो कर रहा है, जो चीज आपने बता दी वही चीज फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने मान लो कोई डिवाइस है, उसको मैंने बता दिया कि सीधे चल के राइट लेना है, ठीक है, सीधे चल के राइट लेना है, और वो यही रूल हर बार क्या करेगा, सीधे जाके राइट लेगा, सीधे जाके राइट लेगा। तो ऐसी डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटेड डिवाइसेस कहते हैं, विच फॉलो रूल्स विच आर ऑलरेडी स्पेसिफाइड, जो तो उन्हें पहले ही बता दिए गए हैं, ऐसे रूल्स को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या फॉलो करते हैं, इफ देन रूल फॉलो करते हैं, कि अगर चलोगे तो राइट में मुड़ना है, अगर सीधे जाओगे तो फिर राइट मुड़ना है। तो वो लोग क्या फॉलो करते हैं, इफ एंड देन कंडीशन या इफ एंड देन रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर ये होगा तो यही करना है। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, पानी डला है तो कपड़े धोने ही है, ये वाला बटन दबा दिया है तो कपड़े धोने ही है, ये वाला बटन दबा दिया है तो आपको कपड़े सुखाने ही है। तो किस पे काम करती है आपकी मशीन, इफ देन रूल पे काम करती है, ठीक है। इसके पास लो इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि अपना डिसीजन ये कोई नहीं लेते, ये सिर्फ एक कंडीशन पे काम करेंगे, अगर ऐसा है तो ये करना है, इसके अलावा इनको आसपास की चीजों का कुछ नहीं पता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका फैक्ट्री रोबोट, ठीक है। बहुत सारी मूवीज में या किसी ने नॉर्मल भी फैक्ट्री देखी है तो उन्हें पता होता है कि वहां पे बहुत सारी मशीन्स होती हैं, ठीक है, और मशीन रिपीटेडली एक ही काम कर रही होती है। मान लो एक मशीन है जो कि बॉटल भर रही है, तो वो रिपीटेडली एक टाइम के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार रिपीटेडली बॉटल भरती रहती है। उसे नहीं फर्क पड़ता कि नीचे बॉटल है भी, प्रेजेंट है भी कि नहीं है, उसे पता है हर 5 सेकंड में मुझे बॉटल भरनी है, तो वो हर 5 सेकंड में बॉटल भरेगी, ठीक है। तो उस मशीन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोमेटेड डिवाइस या ऑटोमेटेड मशीन बोलेंगे, ठीक है। वो होती है आपके पास ऑटोमेटेड सिस्टम। अब हम देख लेते हैं ऑटोनॉमस क्या है। ऑटोनॉमस नाम से पता चल रहा है जो अपनी मनमर्जी करे, ठीक है, जो अपने उस पर चले, उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम, और उसे हम डिसीजन मेकर भी कहते हैं। मतलब ये कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, इसको कोई रूल्स बताए नहीं जाते, ठीक है। यू फिगर आउट द बेस्ट वे, ये अपने आप ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन निकालता है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी रूल प्री डिफाइंड और प्री स्पेसिफाइड, ठीक है। कोई रूल इसके पास पहले नहीं होता, फिर भी ये सॉल्यूशन ढूंढता है, ठीक है। और क्या है, ऑब्वियसली इंटेलिजेंट है, जब कुछ इसको पहले बताया ही नहीं गया है, मशीन को, डिवाइस को कुछ पहले बताया ही नहीं गया है और तब भी सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो क्या है, इंटेलिजेंट मशीन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स,
ठीक है। आप उन्हें डेटा, अब आप बोलोगे कि मैम डेटा तो हम देते थे, देखो डेटा आप देते थे ट्रेन करने के लिए, आप अपनी मशीन को ट्रेन करने के लिए डाटा दे रहे हो, लेकिन आपकी मशीन कोई रूल फॉलो नहीं कर रही है। वो तो एक इन्वायरमेंट में, जैसे आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो तो रोड पे चलेगी और रोड पे 100 चीजें, 1000 चीजें हो सकती हैं, कभी कोई गड्ढा आ सकता है, कभी कोई ब्रेकर आ सकता है, कभी ज्यादा रेस देनी है, कभी कम देनी है, कभी ब्रेक लगाना है, तो उसका इन्वायरमेंट क्या है, उस मशीन का चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है, एक्टिव इन्वायरमेंट है। तो ऐसी चीजों को, ऐसे डिवाइसेस जो अपने समझ के हिसाब से और जिनमें कोई रूल्स नहीं होते, कोई प्री डिफाइंड कंडीशंस नहीं होती, अगर वो काम करते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई हो तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो, थोड़ा बहुत तो पता ही चल गया होगा। ये क्या फॉलो करता है, इफ देन रूल फॉलो करता है ऑटोमेटेड सिस्टम्स, और वो क्या करता है, लर्न एंड अडेप्ट टू चेंजेस। ठीक है, मतलब इसका इन्वायरमेंट क्या है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है। जैसे जैसे इसका इन्वायरमेंट चेंज होगा, जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होंगी, ये अपने आप को क्या कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा और उन कंडीशंस पे लर्न करेगा। ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम यूज्ड इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, एक ही चीज बार बार हो रही है। ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज में होता है, ह्यूमन प्रेजेंस रहती है, ह्यूमन वहां पे कंट्रोल करने के लिए रहते हैं, क्योंकि मशीन तो इफ एंड देन रूल पे चल रही है, वो ये नहीं देखेगी कि साइड मेरा इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम क्या होते हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में काम करते हैं। इनका जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में ऑटोनोमस आपके सिस्टम काम करते हैं, वर्क्स इन मेसी एंड रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट आपका चेंज होता रहता है, एक्टिव इन्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे आपका रियल वर्ल्ड में होता है, कोई भी सिनेरियो सेम नहीं होता, नए नए सिनेरियोज आते रहते हैं, नई नई कंडीशंस आती रहती है, नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो ऐसा कौन सा वर्ल्ड होता है, रियल वर्ल्ड होता है। ठीक है, ऑटोमेटेड क्या होते हैं, ह्यूमन प्रोग्राम्स द स्टेप। ठीक है, इसके जो स्टेप्स हैं, क्या फॉलो करने हैं, उसको कौन प्रोग्राम कर रहा है, ह्यूमन प्रोग्राम कर रहे हैं कि ए के बाद बी करना है, बी के बाद सी करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, पहले सीधा जाना है फिर राइट जाना है, मान लो इसके आगे मैं दोबारा कर दूं सीधा जाना है, तो ये जो स्टेप्स हैं ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये ह्यूमंस द्वारा बनाए गए हैं कि हमारी मशीन को क्या करना है, सीधे जाना है, फिर राइट जाना है, फिर सीधे जाना है। तो ये किसमें होता है, आपके ऑटोमेटेड सिस्टम में होता है। यहाँ पे क्या करता है, ह्यूमन डिफाइन द गोल। यहाँ पे ह्यूमन क्या करते हैं, सिर्फ गोल डिफाइन करते हैं, उसको रास्ता नहीं बताते कि कैसे जाना है। ठीक है, अगर मान लो ये ऑटोनॉमस आपका डिवाइस होता तो मैं बस उसको इतना कहती कि मुझे स्कूल जाना है, मान लो आपका ये स्कूल है और ये घर है। ठीक है, डिवाइस को मैं सिर्फ ये बोलती कि मुझे स्कूल जाना है, मैं उसको पाथ नहीं बताती पहले की तरह, जैसे मैंने ऑटोमेटेड सिस्टम में बताया, मैं पाथ नहीं बता रही होती, मैं ये बोलती घर से स्कूल जाना है, वो अपने आप रास्ता ढूंढते, तो उनको हम कहते हैं ऑटोनॉमस। मतलब ह्यूमन सिर्फ गोल डिफाइन करेंगे, सिर्फ लास्ट का जो रिजल्ट है वो डिफाइन करेंगे, बीच में वहां तक कैसे पहुंचना है वो डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, इसमें लो कॉम्प्लेक्सिटी है, लो कॉम्प्लेक्सिटी पे काम करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट फिक्स्ड है। यहाँ पे हाई कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि इन्वायरमेंट क्या है, एक्टिव इन्वायरमेंट है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है। स्टॉप्स एंड ब्रेक इफ रूल्स डोंट अप्लाई, अगर ये जो इफ देन वाले रूल में कोई हिंड्रेंस आती है, इफ देन वाला रूल नहीं एप्लीकेबल होता है, तो क्या मशीन क्या कर जाती है, स्टॉप हो जाती है या ब्रेक कर जाती है। यहाँ पे क्या है, मशीन ट्राइज टू फाइंड सोल्यूशन। अगर आपका इन्वायरमेंट चेंज भी हो गया है, उसको नहीं समझ आ रहा, कोई बिल्कुल नई कंडीशन है, नई सिचुएशन है, तो भी क्या है, सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। तो ये कुछ डिफरेंस थे आपके ऑटोमेटेड और ऑटोनोमस सिस्टम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ अब बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है, मशीन लर्निंग से क्या समझ आ रहा है कि मशीन को क्या करवा रहे हो आप, लर्न करा रहे हो, मशीन को कुछ चीजें सिखा रहे हो। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा ऐसा तो कुछ हमने मॉडलिंग में भी किया था। जब हमने मॉडलिंग की बात की थी एआई में, मॉडलिंग का मतलब क्या होता था, अपनी ऑब्जेक्ट को ट्रेन करना। ठीक है, किसी डेटा पे ट्रेन करना, उसको हम मॉडलिंग कहते थे। अब मशीन लर्निंग भी तो वही चीज है, मशीन में भी आप मशीन को क्या कर रहे हो, सिखा रहे हो, कुछ चीजें उसको लर्न करा रहे हो। तो देखो इनकी अप्रोचेस ऑलमोस्ट सेम है। जब मैंने मॉडलिंग की बात की थी, मैंने बोला था कि कुछ मॉडल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रेनिंग करते हैं, वही मॉडल को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वही आपके लर्निंग मॉडल्स होते हैं, कुछ मॉडल्स हैं जिससे आप मशीन को सिखाते हो, उसको लर्न कराते हो। क्या मॉडल्स है वो,
देखो, पहला मॉडल है आपका सुपरवाइज लर्निंग। मैं यहाँ पे बस आपको समझाने का काम कर रही हूँ। आपको पढ़ना किससे है? आपको मेरे नोट्स से प्रॉपर डेफिनेशन पढ़नी है, उधर आपको मिल जाएगी। नोट्स में आपको आज टेलीग्राम पे, ये जो वीडियो आएगी उससे पहले आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी AI की कंप्लीट नोट्स की। चलो, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है आपकी? जिसमें आपके पास एक सुपरवाइजर हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था क्लास का, तो क्लास में कौन सुपरवाइज करता था आपकी टीचिंग को, लर्निंग को? आपका टीचर। वो आपको क्या बताता था कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वो ये बताएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया है आपने, ये सही आंसर है। तो उसको हम बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग, कि जब आपको कोई लेबल प्रोवाइड करवाया जाए, आपके ऊपर कोई सुपरवाइजर हो। तो देखो, डायग्राम से समझ आएगा। आपने कोई रॉ डाटा इनपुट किया है जिसमें आप चाहते हो कि इस डाटा में हमें क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की जाए। इस डाटा को, जैसे यहाँ पे सर्कल है, स्क्वायर है, फिर स्टार है, ये मिक्स डेटा है, बहुत डिफरेंट टाइप का डेटा है। आप चाहते हो इस डेटा पे क्लासिफिकेशन हो जाए। किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो जाए? शेप्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो जाए कि सर्कल ऐसा होता है, स्क्वायर ऐसा होता है और आपका स्टार ऐसा होता है। तो आपको क्या देना है? अपने इनपुट डाटा के साथ आपको लेबल देना पड़ता है। लेबल क्या होता है? जिसमें आप अपना फाइनल आउटकम या फाइनल रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी स्पेसिफाई करते हैं। तो इनपुट डाटा के साथ जिस डाटा को मुझे क्लासिफाई करवाना है, इस डेटा में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप एनिमल्स भी मान सकते हो। मान लो आप ऐसी मशीन बनाना चाहते हो जो फोटो देख के ये क्लासिफाई कर दे कि ये एनिमल है, ये बर्ड है, या फिर ये इस तरह का एनिमल है। तो ऐसी अगर आप मशीन बनाना चाहते हो तो उसको पहले लेबल देना पड़ेगा। अपने डेटा के साथ क्या देना है? लेबल देना है कि भाई कैट ऐसा दिखता है, डॉग ऐसा दिखता है, कैमल ऐसा दिखता है। ये सब आपको देना पड़ेगा। तो आपने क्या दिया? एक तो रॉ डेटा दिया जिसमें सब डेटा क्या है, मिक्स है, जिसको आप क्लासिफाई करना चाहते हो। फिर उसका लेबल दिया कि फाइनल आउटकम ऐसा दिखना चाहिए। फिर आप कोई एल्गोरिदम लगाओगे अपने इस डेटा पे। एल्गोरिदम क्या करेगा? इसको क्लासिफाई करेगा। तो क्लासिफाई करने का मेन काम क्या होता है? एल्गोरिदम का होता है। ये डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो आपने क्या किया? डेटा दिया और एल्गोरिदम में आपने उस डेटा को क्या किया? क्लासिफाई किया। देखो, यहाँ पे जो ये आपका एल्गोरिदम काम कर रहा है, इसको सुपरवाइज करने वाला भी एक बंदा होगा। कौन होगा? कोई ना कोई सुपरवाइजर होगा जो आपका ये एल्गोरिदम क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। और इस एल्गोरिदम को, जो आपने ये एल्गोरिदम लगाया है, इसको आप ट्रेन कैसे करते हो? ट्रेनिंग डेटा सेट की मदद से। जब आप उसको पहले ट्रेन किया होगा आपकी मशीन को, तो कैसे ट्रेनिंग दी होगी इस एल्गोरिदम को? कुछ ट्रेन डाटा दिया होगा, ठीक है, और आपने डिजायर्ड आउटपुट बताया होगा कि मैं चाहता क्या हूं, मैं डिजायर्ड आउटपुट ये चाहता हूं। तो ये सारी चीजें आप एल्गोरिदम को प्रोवाइड करवाते हैं और उसको कोई ना कोई सुपरवाइज कर रहा होता है। फिर आप कुछ प्रोसेसिंग करेंगे और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट कैसा आया है? क्लासिफिकेशन वाला आया है। तो आउटपुट में क्या पता चल गया कि सर्कल, इधर सर्कल है, ये जो ऐसा दिखता है ये स्क्वायर है, ऐसा दिखता है वो स्टार है, और इस डेटा को हमने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। ये आपका होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। आई गेस समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गो यूज्ड इन मशीन लर्निंग, ML होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ पे जो एल्गोरिदम यूज हो रहे हैं, किस एल्गोरिदम की मदद से आप डेटा को क्लासिफाई करते हो, कैसे क्लासिफाई करते हो, उसके कुछ एल्गोरिदम्स जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये दिए हुए हैं। बहुत ज्यादा इसमें आपको पढ़ने की मुझे लगता है जरूरत है इतना डीप जाने की, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। पहला एल्गोरिदम देखो, ये क्या कह रहा है? लीनियर रिग्रेशन। इसमें आप कैसे क्लासिफाई करते हैं? किसी स्ट्रेट लाइन की मदद से क्लासिफाई करते हैं। कोई आपका स्ट्रेट लाइन होता है जो एज अ आपका लेबल काम करता है, एज अ क्लासिफायर काम करता है, जो क्या करता है? क्लासिफिकेशन करने में मदद करता है डेटा की। इस जो डेटा है वो स्ट्रेट लाइन से कितना दूर है, या स्ट्रेट लाइन पे है, या स्ट्रेट लाइन से कितना पास है, इसकी मदद से क्या करेगा? क्लासिफिकेशन करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, कि स्ट्रेट लाइन की मदद से क्लासिफिकेशन हो रही है।
दूसरा देख लो लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसमें आप क्लासिफाई कैसे करते हो, इसमें क्लासिफिकेशन के दो तरीके होते हैं, मतलब दो कैटेगरीज होती हैं आपके पास, एक यस कैटेगरी एक नो कैटेगरी, और ये दोनों कैटेगरी में आप क्लासिफिकेशन करते हो। तो क्या बना है, लॉजिस्टिक में आपके पास दो कैटेगरीज होती है, या फिर या तो आपकी जो मशीन है या जो आपका डेटा है वो कुछ चीज फॉलो कर रहा है, या आपका डेटा कुछ चीज फॉलो नहीं कर रहा है। तो सिर्फ दो कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आगे देखो डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में क्या करते हो, आप अपने डेटा पे बहुत सारी क्वेश्चनिंग करते हो, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछते हो। एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने आपको एक कैट दे दी, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप इसको क्लासिफाई करें, तो आप किसकी मदद से करोगे, क्वेश्चंस की मदद से करोगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछोगे कि क्या आपके जो जो आपका इनपुट है उसकी 4 टांगे हैं, क्या उसके 2 कान हैं, क्या उसकी 2 आंखें हैं, एक नोज है उसके पास। ये सब पूछ पूछ के आप क्या करोगे, डिसीजन बनाओगे, अपना क्लासिफिकेशन करोगे। तो उसको क्या बोलते हैं, डिसीजन ट्री एल्गोरिदम बोलते हैं। फिर आपका एक आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। इसमें आप क्या करते हो, सपोर्ट वेक्टर मशीन में ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। ये क्या करती है, जैसे आपका ये बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे कोई डेटा है, उसको क्लासिफाई करने के लिए वो क्या करती है, जो सिमिलर डेटा होता है उसके बाहर ऐसे बाउंड्री बना देती है, ठीक है, जैसे हमने ये बाउंड्री बना दी। तो क्लासिफिकेशन कैसे करती है कि जो भी सिमिलर डाटा होता है उसको एक बाउंड्री में रख देती है, एक वेक्टर में रख दे, एक आपका आउटर बाउंड्री होती है, बाउंड्री की मदद से क्लासिफिकेशन करती है। इसको हम बोलते हैं, इस एल्गोरिदम को सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM। फिर देख लो के नियरेस्ट एल्गोरिदम्स। आपका कोई के पॉइंट होता है, इसके आसपास क्या क्या उस जो आपने इनपुट दिया है इसके आसपास कितने इनपुट है, कौन से इनपुट है, उसको क्लासिफाई किसकी मदद से करते हैं, कुछ नेबरिंग पॉइंट्स, मतलब आपके एक पॉइंट से नेबरिंग पॉइंट कितने हैं, कितने नेबर है, कितना पास है, कितना दूर है, कौन सा दूर है, इसकी मदद से क्लासिफिकेशन होती है। अब देख लो तीसरे टाइप की लर्निंग क्या होती है, वो होती है आपके पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसकी हम थोड़ी बहुत बात पहले कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, रीइंफोर्समेंट मतलब कोई चीज बार बार करना, कोई चीज बार बार इन्फोर्स करना, उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो लर्निंग है वो किसके बेसिस पे होती है, रिवॉर्ड्स के बेसिस पे होती है। आपको बार बार क्या दिए जाते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं, उन रिवॉर्ड्स की मदद से आप लर्निंग करते हो। कैसे करते हो, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो एजेंट है। एजेंट क्या है, आपका डिवाइस या आपकी मशीन, जो भी आपने मशीन बनाई है उसको हम एजेंट बोलेंगे। वो एजेंट क्या करता है, वो इन्वायरमेंट को सेंस करता है। किससे सेंस करता है, सेंसर की मदद से। तो आपका एजेंट इन्वायरमेंट को सेंस कर रहा है सेंसर की मदद से, और इन्वायरमेंट आपको क्या दे रहा है, कुछ सेंसिंग, मतलब जैसे आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, वो रोड पे चलती हैं और वो क्या करती है, सेंसर्स की मदद से अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर रही होती कंटिन्यूअसली। तो आप सेंसर्स की मदद से इंफॉर्मेशन भेजते हो, या कुछ इनपुट भेजते हो, या कुछ डेटा भेजते हो कि भाई आप सामने क्या है, एक पत्थर रखा हुआ है, तो ये आपने क्या कर लिया, सेंस कर लिया, और इसको आप कहाँ भेजोगे, अपने डिवाइस के पास भेजोगे। अब उस सेंसर्स की मदद से, ये जो सेंसर से इंफॉर्मेशन आई है इसकी मदद से आप क्या करोगे, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करोगे, कोई ना कोई आउटपुट दोगे। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो, सेल्फ ड्राइविंग कार है आपकी, और आप चला तो नहीं रहे हो, ऑब्वियसली सेल्फ ड्राइविंग कार है आपकी कार चल रही है रोड पे, और साथ में एक क्या आ जाता है, आपका एक कहीं गड्ढा आ जाता है, तो उस गड्ढे को कौन सेंस करेगा, सेंसर सेंस करेगा, और इन्वायरमेंट से सेंस करके वो कहाँ भेजेगा, आपके मशीन को वो इनपुट भेजेगा कि कोई गड्ढा आ रहा है। और एक्शन क्या परफॉर्म होगा, आपकी मशीन कोई ना कोई एक्शन करेगी, जैसे गाड़ी को थोड़ा टर्न कर लेगी ताकि मतलब उस होल को आप बाईपास कर सके, या फिर गाड़ी को स्लो कर लेगी ताकि उस होल का इतना इम्पैक्ट ना पड़े। तो कुछ ना कुछ एक्शन आप परफॉर्म करोगे इन्वायरमेंट पे, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, आपको इन्वायरमेंट से कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड्स। कुछ ना कुछ लर्निंग आपको मिल रही है इन्वायरमेंट से, आप सब चीजें कर रहे हो, सेंस भी कर रहे हो, एक्शन भी कर रहे हो, और बीच बीच में आप अपनी लर्निंग भी कर रहे हो, किसकी फॉर्म में, रिवॉर्ड्स की फॉर्म में। तो आप इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीजें लर्न कर रहे हो जो एजेंट के पास जा रही है। अब जैसे वो गड्ढा आया, उससे मैंने क्या कर लिया, मेरे डिवाइस ने लर्न कर लिया कि इस रोड पे मैं जब भी चलता हूं यहाँ पे एक गड्ढा आता है, तो उसने क्या किया, अपने आप को लर्न करवाया। समझ आया, क्या एग्जाम्पल लिया मैंने, गाड़ी का एग्जाम्पल लिया। मान लो ये आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है और ये ऐसे रोड है और यहाँ पे
गड्ढा आ गया है, आपकी गाड़ी चलेगी चलेगी, यहाँ पे जैसे ही ये पहुंचेगी सेंसर की मदद से इसको पता चलेगा कि गड्ढा है, और गड्ढे जैसे ही गड्ढा है इसने क्या किया, अपने आप को टर्न कर लिया या फिर गाड़ी को स्लो कर लिया, ये सारी चीजें कर ली, ये तो हो गया एक्शन। फिर जो ये आपकी इंफॉर्मेशन है, इन्वायरमेंट से उसे लर्निंग मिली, इंफॉर्मेशन मिली, कुछ रिवॉर्ड उसको मिला कि उसको ये पता चल गया इस रोड पे गड्ढा है, तो आगे मुझे जब भी आना है, आगे में जब भी नेक्स्ट टाइम वो गाड़ी आएगी उसके अंदर ये लर्निंग आ गई है कि इस रोड पे गड्ढा आता है, तो अब मुझे गाड़ी स्लो चलानी है, या फिर जो भी उसने लर्निंग की होगी कि वो रास्ता नहीं यूज करना, दूसरा करना है, ऐसे टाइप की जो भी लर्निंग है वो ये अडेप्ट कर लेगा अपने अंदर। तो ऐसे होती है आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके दो मेथड्स होते हैं, दो मॉडल बेस्ड मेथड्स हैं, एक है मॉडल बेस्ड मेथड्स और एक है मॉडल फ्री मेथड्स। इसका मतलब क्या है, मॉडल बेस्ड मेथड क्या है, दीज मेथड्स यूज मॉडल ऑफ एनवायरनमेंट टू प्रिडिक्ट आउटकम्स एंड हेल्प एजेंट प्लान एक्शंस बाय स्टिमुलेटिंग पोटेंशियल रिजल्ट्स। इसमें क्या किया आपने, एनवायरनमेंट को, जो एनवायरनमेंट था आपका, उसको पहले ही उसके आउटकम को प्रिडिक्ट कर लिया, पहले ही आप अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हो, सिमुलेट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसकी मदद से अपने एजेंट को एक प्लान दे रहे हो, प्लान ऑफ एक्शन दे रहे हो कि ऐसा कोई पोटेंशियल आपका एनवायरनमेंट में ऐसी कोई चीज होती है तो आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो आप मशीन को क्या कर रहे हो, पहले ही तैयार कर रहे हो, इन्वायरमेंट के प्रति तैयार कर रहे हो, इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहे हो टू प्लान एक्शंस बाय स्टिमुलेटिंग पोटेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है, कि क्या रिजल्ट बनाने हैं उनके बेसिस पे आप प्लान तैयार कर रहे हो, आपकी मशीन प्लान तैयार कर रही है। एक होता है मॉडल फ्री मेथड्स, इसमें क्या होता है, द एजेंट लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो आपकी मशीन है वो एक्सपीरियंसेस की मदद से सीखती है, समझती है, इसमें आप कोई पहले से उसे कोई प्रिडिक्ट करके सिचुएशन नहीं दे रहे हो। बाय इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट से खुद इंटरेक्ट करती है और खुद सीखती है, एंड एडजस्टिंग इट्स एक्शन बेस्ड ऑन फीडबैक, और फीडबैक जो भी उसे मिलता है, जो भी उसको चीजें मिलती है उसकी मदद से वो क्या करते हैं, लर्न करते हैं, चीजों को सीखते हैं, अपने एक्शंस को चेंज करते हैं। तो दो टाइप के आपके मेथड्स हो सकते हैं, एक मॉडल बेस्ड मेथड जिसमें आप प्रिडिक्ट कर रहे हो सिचुएशंस को और अपने डिवाइस को उस पर काम करने के लिए तैयार कर रहे हो, और एक क्या होता है मॉडल फ्री मेथड्स जिसमें सब कुछ क्या होता है, इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। तो ये था आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एमएल में कितने टाइप की मशीन लर्निंग है आपके पास, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और फिर आती है इन्फोर्समेंट लर्निंग। ये सब था आपके मशीन लर्निंग के बारे में। अब आप देखोगे आपके सिलेबस में लास्ट में कुछ आपके ये एआई टूल्स दिए गए हैं जिनका नाम लिखा हुआ है, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये आपके टॉपिक्स में दिए गए हैं। तो देखो वैसे तो ये सिलेबस में बिल्कुल नई चीज़ है, इससे पहले कभी आपके ऐसे सिलेबस में एआई टूल्स के बारे में लिखा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि आपको चैट जीपीटी जो आ रहे हैं एआई टूल्स जो अभी मार्केट में हैं उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने सिलेबस में डाला है। तो आपको हर किसी पे, जो ये चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, इनके ऊपर इतना कंटेंट आपको रखना है कि आप पेपर में अगर ये 4 मार्कर आ जाता है तो आप इसके बारे में अच्छे से लिख सके, इतना आपको चैट जीपीटी, जेमिनाई और जो भी टूल्स दिए गए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम, क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं कि आपको ज्ञान हो बस, ठीक है, तो वो ज्ञान ले लो। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम आपके चैट जीपीटी की। सबने यूज किया हुआ होगा, सबने सुना हुआ होगा, थोड़ी बहुत जो इसकी फैक्चुअल बातें हैं वो देख लो और इतना ही पता होना चाहिए एग्जाम में। ये क्या ओपन एआई ने डेवलप किया है, डेवलप्ड बाय ओपन एआई, बिल्ड अपॉन जीपीटी टेक्निक। जीपीटी टेक्निक पे इसे बनाया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब देखो हमने जेनरेटिव टर्म भी पढ़ी हुई है और हमने ट्रांसफॉर्मर टर्म भी पढ़ी हुई है और हमने प्री ट्रेन्ड टर्म भी पढ़ी हुई है। तो आप देख लो ये सब चीजें तो आपने पढ़ी ही है और इसी पे आपका चैट जीपीटी बेस्ड है। जनरेटिव क्या करता है, कुछ नई चीजों को जनरेट करता है, जैसे आपको कोई नई इमेज जनरेट करानी है, कुछ जैसे हम उसे जनरेट करवाते हैं ना, अपनी फोटो डाल के कह देते हैं कि ये इसके एक्सप्रेशन ऐसे बना दो, इसके बाल खड़े कर दो, इसके बाल लंबे कर दो, तो वो क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है चीजों को। तो आपका चैट जीपीटी क्या है, जनरेटिव है, प्री ट्रेन्ड
है उसे पहले ट्रेन किया गया है, बहुत सारा डेटा उसको दिया गया है, हिस्टोरिकल डेटा, उसकी मदद से उसे ट्रेन किया गया है। और वो क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर मैंने क्या बताया था कि जो आपकी चीजें करने से पहले ही कुछ चीजों को प्रिडिक्ट कर देता है। जैसे आप कुछ लाइन लिख रहे हैं और वो लाइन, जैसे वंस अपॉन अ टाइम का मैंने बताया था, आपने जैसे ही वंस अपॉन लिखा तो आपके एआई पहले ही बता देगा कि आगे, वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा कि आगे क्या होगा, वंस अपॉन अ टाइम होगा, क्योंकि उसके पास जो डेटा है उसमें ज्यादातर वंस अपॉन के साथ क्या आता है, अ टाइम आता है। तो क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड आर्किटेक्चर पे ये बिल्ट है। तो ये पता होना चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज है। देखो क्या क्या फीचर्स हैं इसके, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, हमको पता ही है सारे। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमारी भाषा समझ सकता है, ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकता है। आप उसे हिंदी में बात करो, आप उसे अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करो, किसी भी लैंग्वेज में बात करो, वो उसी में रिस्पॉन्स देता है। तो उसके पास क्या है, आपकी नेचुरल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस उसको आती है। और क्या है, वर्सेटाइल है, मतलब बहुत सारी चीजें कर सकता है, जैसे इमेज को एडिट कर सकता है, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो कर देगा, कोडिंग लिखवानी है वो कर देगा, पीपीटी बनानी है वो कर देगा। तो कैसा है आपका चैट जीपीटी, वर्सेटाइल है। रियल टाइम रिस्पॉन्स देता है, जैसे ही आपने कोई क्वेरी डाली है, कोई आपने रिक्वेस्ट की है, तो क्या होता है, उसी टाइम रिस्पॉन्स आ जाता है, कोई देरी नहीं लगती, आपको तभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अडेप्टेबल है, मतलब सिचुएशंस के साथ सीख रहा है, जो जो आप उसे क्वेरी दे रहे हैं उससे अपने आप को क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कैसा है, अडेप्टेबल है। अब वर्किंग कैसे होती है, यहाँ देखो, आप क्या देते हो चैट जीपीटी पे, कोई क्वेरी लिखते हो टेक्स्ट की फॉर्म में या फिर बोल के आप उसे कोई क्वेरी बताते हो, तो क्या दे रहे हो आप इनपुट, कोई क्वेरी इनपुट दे रहे हो। उस क्वेरी को क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे करता है, एनालाइसिस टेक्स्ट यूजिंग इट्स ट्रेन न्यूरल नेटवर्क, जो उसको ट्रेन किया गया है, जिन चीजों पे, जिस डेटा पे उसको ट्रेन किया गया है, उसकी मदद से क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। कुछ ट्रेनिंग पहले हो रखी है, यहाँ पे लिखा है ये प्री ट्रेन्ड है, तो उस ट्रेनिंग के बेसिस पे अपने आप को क्या करेगा, कुछ प्रोसेसिंग करेगा, उस टेक्स्ट को एनालाइज करेगा और फिर क्या दे देगा, आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। वो रिस्पॉन्स कैसा होता है, बेस्ड ऑन पैटर्न्स लर्न, जो भी चीजें उसने लर्न की है, जो उसको प्री ट्रेन करवाई गई है, कुछ चीजें वो अडाप्ट कर रहा है, लर्न कर रहा है धीरे धीरे, उन चीजों के बेसिस पे वो सब क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, अब वो साथ साथ में अपने आप को रीइंफोर्स भी कर रहा है। रीइंफोर्स मतलब अपने आप को लर्निंग भी प्रोवाइड करवा रहा है, साथ के साथ लर्न भी कर रहा है। कैसे लर्न कर रहा है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, जो आप उसे फीडबैक दे रहे हो, जो फीडबैक उसे मिल रहा है काम का जो है, ठीक है, वैसे तो हम कुछ भी लिखते रहते हैं चैट जीपीटी के साथ, जो भी उसको फीडबैक काम का लगता है उसके बेसिस पे वो अपनी लर्निंग परफॉर्म करता है। तो कैसे लर्निंग होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, मतलब हमारे फीडबैक की मदद से वो अपने आप को क्या कर रहा है, लर्न करवा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब लिमिटेशंस देख लो, देखो मशीन है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी, और चैट जीपीटी की तो बहुत सारी है, आपको पता भी, क्योंकि आप चैट जीपीटी बहुत ज्यादा यूज करते हो तो आपको पता है कि उसकी क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है, तो चीजें रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ अपने अंदर से भी कुछ लिमिटेशन रखती है कि चैट जीपीटी ये नहीं कर पाता है, उसको यहाँ पे लिख सकते हो, क्यों रटनी है बेफालतू की चीजें। और बहुत चीजें हमारे पास रटने के लिए, ठीक है, और बहुत चीजें याद रखने के लिए, तो इन चीजों को याद नहीं रखेंगे। एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी तो देखो नहीं है, वो आपके क्वेश्चंस के क्वेरी के गलत आंसर दे सकता है और बहुत बार देता है। और क्या है, रियल टाइम डेटा नहीं है उसके पास जो ट्रेनिंग उसकी की गई है ना, वो हिस्टोरिकल डेटा पे की गई है। तो अगर मैं आज क्वेरी लिख रही हूँ, मतलब मैं अभी क्वेरी लिख रही हूँ और अभी इसी टाइम पे कोई रियल टाइम घटना हो जाती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन अभी उसके पास नहीं आई है। वो क्या करता है, वो हिस्टोरिकल डेटा पे अपने आप को ट्रेन करता है और फिर अडेप्ट करता है धीरे धीरे, तो रियल टाइम डेटा उसके पास नहीं है। ओकेजनल रिपीटेशन होने लगती है, आपने भी कई बार नोटिस किया होगा, मैंने खुद किया है कि आप उसको क्वेरी दे रहे हैं और बार बार ये बोल रहे हैं कि मुझे दोबारा ये क्वेरी दो, दोबारा ये क्वेरी दो, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करके, लेकिन वो हर बार क्या करता है, एक ही रिस्पॉन्स देता रहता है, उसी रिस्पॉन्स को किसी और फॉर्म में दोबारा वही रिस्पॉन्स दे देता है। तो इसको हम बोलते हैं ओकेजनल रिपीटेशन, कि वो क्वेरी के जो रिस्पॉन्स है वो रिपीट करता रह रहा है, और ये होता है। बायसेस मतलब बायस्ड भी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हिस्टोरिकल डेटा पे ट्रेंड है, मान लो हिस्टोरिकल डेटा आपका बायस्ड है तो वो अपने रिजल्ट्स में बायसनेस शो करता है।
कंटेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग, कभी कभार क्या होता है वो कंटेक्स्ट को समझ नहीं पाता, मतलब आप इतनी कंफ्यूजिंग क्वेरी उसे दे देते हैं, बहुत ज्यादा क्वेरी दे देंगे, वो भूल जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। तो अगर ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेरी मिलती है, ज्यादा कंफ्यूजिंग कंटेक्स्ट अगर बन जाता है, तो उस कंटेक्स्ट को समझने में उसे दिक्कत होती है, जो उसका कंटेक्स्ट है उसको समझ नहीं पाता या भूल जाता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं चैट जीपीटी में। अब आगे एक दो मॉडल्स और हैं एआई मॉडल्स, उनको भी देख लेते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं जेमिनाई की, गूगल जेमिनाई। ठीक है, ये भी बहुत लोगों ने यूज किया होगा, नहीं यूज किया है तो भी पता तो होगा ही। जेमिनाई भी क्या है, आपका एआई टूल है। ये किसने बनाया था, गूगल ने बनाया था, गूगल डीप माइंड ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, कैन जनरेट कंटेंट अक्रॉस टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड इवन वीडियो। जो आपके जो इससे पहले एआई थे, एआई वर्जन थे, एआई टूल्स थे, उसमें ज्यादातर फोकस टेक्स्ट चीजों पे किया गया था कि आप टेक्स्ट में क्वेरी लिखते हो, ठीक है, और उसका फिर आपको रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पे क्या है, आपका कंटेंट बहुत डाइवर्स है, जो इस पे आप कंटेंट बना सकते हैं वो बहुत डाइवर्स है। इस पे आप इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, यहाँ तक कि वीडियो भी आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अभी तक जो चीजें थी वो टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस करती थी या इमेजेस पे ज्यादा फोकस करती थी, ये थोड़ा वर्सेटाइल है। पैक्ड विद यूजफुल टूल्स फॉर कोडिंग वर्कफ्लोज, इसमें आप कोडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे से इन्होंने ऐसा टूल बनाया है जो कोडिंग पे बहुत अच्छे से काम करता है, कोडिंग वर्कफ्लो पे बहुत यूजफुल है। कुछ इसकी चीजें हैं जो मैंने नोट्स में लिखी हुई हैं। देखो, कोड जनरेशन बहुत अच्छा है, कोड को एक्सप्लेन कर सकता है, डीबगिंग कर देगा, मल्टी मॉडल इनपुट यानी कि हैंडल्स टेक्स्ट एंड इमेजेस टू कन्वर्ट यूआई स्केचेस इनटू एचटीएमएल या सीएसएस। मतलब आप बहुत चीजों में मल्टी मॉडल इनपुट दे सकते हैं, रियल टाइम इनसाइट्स इसके पास होती हैं, अपडेटेड रहता है दूसरी वेबसाइट से, कंटेक्स्ट अवेयर असिस्टेंस भी है। तो मतलब कोडिंग के लिए जितनी भी चीजें चाहिए, कोडिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा टूल है हमारे पास जेमिनाई। कोड जनरेट करना हो, उसको एक्सप्लेन करना हो, उसे मॉडिफाई करना हो, तो बहुत अच्छे से कर पाता है। अब इसकी परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी भी काफी हाई है कोडिंग के मामले में। इसकी 90% एक्यूरेसी है कोड जनरेशन में और एक्सप्लेनेशन में। मतलब अगर कोई कोड जनरेट करना है, कोई प्रॉब्लम आपको दी गई है, तो 90% एक्यूरेसी विच इज क्वाइट हाई वो है इसके पास। 80% आपकी एडवांस प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की, मतलब अगर आप कोई एडवांस प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देते हो, उसकी कोडिंग करने के लिए देते हो, तो उसमें 80% एक्यूरेसी है। 92% एक्यूरेसी है कोडिंग रिलेटेड टू मैथ चैलेंजेस। मैथ से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं उनमें कोडिंग करने के लिए काफी ज्यादा, यानी कि 92% परफॉर्मेंस इसकी एक्यूरेसी है। तो ये कोडिंग के लिए काफी अच्छे से यूज किया जाता है जेमिनाई, और काफी वर्सेटाइल है, इसमें आप बहुत सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं। इसका आर्किटेक्चर क्या है, जैसे पहले मैंने उसका बताया था, चैट जीपीटी का क्या था, जी और पी और टी, जो उसके पीछे लगा भी हुआ है जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड, आपके आगे ट्रांसफॉर्मर। इसका क्या है, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क। देखो, न्यूरल नेटवर्क आपके सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ, बता देना चाहिए ना, मतलब अगर आ भी जाए तो आपको आइडिया हो। अगर सिलेबस में नहीं भी है तो न्यूरल नेटवर्क्स आपका एआई का बहुत अच्छी चीज है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो वैसे एक बार देख लो इसको, पहली चीज इसको देख लो, फिर मैं एक बार न्यूरल नेटवर्क भी बता देती हूँ। ट्रांसफॉर्मर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क कैसा है, आपका इंजन ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर में क्या बताया था मैंने, जनरेट कर सकता है। और क्या है, न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, आपके ऐसे सिस्टम जो आपके न्यूरल नेटवर्क, आपके अंदर भी न्यूरल नेटवर्क होता है जो ब्रेन को कनेक्ट करता है डिफरेंट आपके बॉडी पार्ट से। मतलब जो भी चीजें आपके दिमाग में प्रोसेस हो रही है वो किसकी मदद से हो रही है, न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से हो रही है। कैसे होती है, देखो यहाँ पे आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, ऐसे टाइप के आपके न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस वगैरह होता है। देखो, इतने अच्छे से डायग्राम मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बताने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे ऐसे ये भी होता है, ठीक है, ब्रांचेस होती हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके जो भी
इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन से आपके बॉडी पार्ट में ले जाता है और बॉडी पार्ट से आपके ब्रेन में ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई पतीला है आपके घर में और उसमें दूध गर्म हुआ है और आपने उस पतीले को उठा लिया है, गर्म पतीला है वो, तो क्या करेगा, जैसे ही आप उठाओगे आपके ब्रेन के पास आप वो सेंसेस चली जाती है कि ये पतीला कैसा है, गर्म है, और ब्रेन क्या है वो रिस्पॉन्स करता है कि आप उस पतीले को छोड़ देते हो या रख देते हो और आपको ऐसे लगता है गर्म। तो ये सब मैसेजेस ब्रेन तक कैसे पहुंचते हैं, इन न्यूरॉन्स की मदद से पहुंचते हैं, न्यूरल नेटवर्क की मदद से पहुंचते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर सारी जगह क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, उस क्या करते हैं, आपके मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं। आपने कुछ चीज छुई है, ये जो सेंसेस है ये दिमाग तक कैसे पहुंचते हैं, न्यूरॉन्स की मदद से पहुंचते हैं। एक न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है और ये आपस में क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन रहेगा, फिर और तीसरा, फिर चौथा, ये आपस में अटैच रहेंगे। यहाँ से आपका इंफॉर्मेशन इनपुट होता है, डेंड्राइट्स बोलते हैं इनको, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आती है और दूसरे न्यूरॉन तक कहाँ से जाती है, इधर से जाती है। तो इंफॉर्मेशन आती है और इनके बीच में से पास होती है, ये इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं, कहाँ तक, ब्रेन तक। तो इसी को कॉपी करते हुए हमने एक नेटवर्क बनाया, इसी न्यूरॉन सिस्टम को कॉपी करते हुए हमने एआई मशीन्स बनाई जो किसको फॉलो करती हैं, न्यूरल नेटवर्क्स को फॉलो करती हैं। उसमें क्या होता है, आप कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है, और आपका यहाँ पे कुछ फंक्शन होता है जिसको हम एक्टिवेट फंक्शन बोलते हैं, जो आपके इनपुट्स पे प्रोसेसिंग करता है और आप उसमें से आउटपुट निकाल पाते हैं। जो आप ये इनपुट करते हैं इनको हम वेट्स कहते हैं, वेट्स की फॉर्म में आप डिफरेंट इनपुट देते हो और उस इनपुट को यहाँ पे प्रोसेस करते हैं किसी मैथमेटिकल फंक्शन की मदद से। कोई मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ पे होता है, उसकी मदद से आप लोग क्या करते हो, प्रोसेसिंग करते हो और फिर आपका आउटपुट जनरेट हो जाता है। तो न्यूरॉन्स को डिपिक्ट करते हुए न्यूरॉन्स की तरह ही हमने ये एआई का सिस्टम बनाया है जिसको हम बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। अब ये भी क्या होता है, एक दूसरे से के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब इसका आउटपुट किसी और न्यूरॉन के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। मतलब कोई और न्यूरॉन यहाँ पे हो सकता है जिसको जो इसका आउटपुट अपने अंदर क्या कर रहा होगा, इनपुट कर रहा होगा। तो ऐसे एक सिस्टम कनेक्टेड होता है बहुत सारे न्यूरॉन्स का, उसे हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। तो समझ आया, जो आपका बॉडी में न्यूरॉन सिस्टम होता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक एआई का सिस्टम बनाया जिसको हम न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, आप एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करते हैं, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है और इस मदद से क्या होता है, आपका डेटा ट्रांसफर होता है और साथ में प्रोसेस भी हो रहा होता है फंक्शंस की मदद से, एक्टिवेशन फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो ये कुछ था आपका न्यूरल नेटवर्क के बारे में। तो मोटा मोटा आपको पता चल गया, बट क्योंकि सिलेबस में लिखा नहीं है तो मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो क्या यूज होता है, आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। मैसिव कंटेक्स्ट विंडो है, इसका मतलब क्या है, 1 मिलियन टोकन विंडो अलाउज हैंडलिंग ऑफ लार्ज कोड बेसिस सीमलेसली। मतलब लार्ज कोड को हैंडल करने के लिए आपके पास लार्ज कंटेक्स्ट विंडो इन्होंने बना रखी है, मैसिव कंटेक्स्ट विंडो है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, लर्निंग क्या करता है, अपने आप को सिखाता है, रीइंफोर्स करता है, किसके बेसिस पे, रिवॉर्ड्स के बेसिस पे। हाई स्पीड प्रोसेसिंग है, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग और बहुत फास्ट आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्स कर सकता है। अब ट्रेनिंग मेथड क्या है, आपने बता तो दिया कि ये आर्किटेक्चर है, लेकिन अपने आप को ट्रेन कैसे कर रहा है, सिखा कैसे रहा है। एक तो ह्यूमन फीडबैक पे, जो भी आप फीडबैक दे रहे हो उस पर अपने आप को क्या कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। सिंथेटिक डेटा, इसमें क्या है, सिमुलेटेड सिनेरियोज प्री प्रिपेयर्ड इट फॉर अनकॉमन कोडिंग चैलेंजेस। कुछ प्री प्रिपेयर्ड सिनेरियोज दिए जाते हैं जिसकी मदद से क्या करता है, अपने आप को स्टिमुलेटेड सिनेरियोज दिए जाते हैं जिसकी मदद से क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। डाइवर्स सोर्सेज के साथ कनेक्टेड रहता है, मतलब जो भी हाल फिलहाल में चीजें चल रही हैं, जो भी वेबसाइट्स, मान लो कोडिंग कर रहे हो तो आपको एक वेबसाइट पता होगी, अगर आप कंप्यूटर साइंस की ओवरफ्लो करके एक वेबसाइट है, उसके साथ कनेक्टेड रहता है, उसके साथ बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन है, जो भी इस टाइम पे मार्केट में चल रही है चीजें, उसको क्या करता है, डाइवर्स सोर्सेज से अपने आप को कनेक्टेड रखता है। बायस मिटिगेशन है, मतलब ऐसा पूरा ध्यान रखा गया है कि अपने आप को बायस्ड ना करे, हिस्टोरिकल डाटा पे अपनी बायसनेस ना दिखाए। तो क्या है, बायस मिटिगेशन है, मतलब फेयर बना हुआ है। कुछ एडवांटेजेस हैं आपके, ये मिटा देते हैं।
कुछ एडवांटेजेस है आपके जेमिनाई के, मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज है, मतलब सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करता, आपकी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो सब मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज हैं इसके अंदर। एडवांस रीजनिंग है, बहुत सारे आपके जो रीजनिंग वाले, जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकता है। कोडिंग एफिशिएंसी है, कोडिंग कर सकता है बहुत अच्छे से। रियल टाइम नॉलेज है, मतलब अपने आप को क्या रखता है, डाइवर्स सोर्सेज से कनेक्टेड रखता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन लेता रहता है। इंटीग्रेशन फ्रेंडली है, इंटीग्रेट करता रहता है चीजों को, अपने अंदर इन्वॉल्व करता है। कंटेक्चुअल अवेयरनेस है, कंटेक्स्ट की इसको ध्यान रहता है कि किस बारे में बात चल रही है, क्या कंटेक्स्ट था, कंफ्यूजन नहीं होती। बट कुछ लिमिटेशन भी है। अब फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मशीन है तो एक आध लिमिटेशंस तो होनी बनती है। वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि क्या है, मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज है, हर चीज को हैंडल कर रहा है, तो थोड़ा इसका सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्स है। वेग प्रॉम्प्ट्स, अगर आप कुछ वेग क्वेरी दे रहे हैं, वेग प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं तो कंफ्यूजन कर रखता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है। तो अगर आप वेग प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, वेग क्वेरी दे रहे हैं, तो सही रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट टेस्टिंग रिक्वायर्ड, जो भी ये रिजल्ट या कोड बना के देता है उसको टेस्ट करने की रिक्वायरमेंट मस्ट होती है, क्योंकि ये भी क्या गलतियां कर देता है। तो क्या करना है, आपको टेस्टिंग जरूर करनी है जो भी इसने रिजल्ट दिया है उसकी। मे स्ट्रगल विद ऑब्स्क्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसी कोई लैंग्वेज है जो बहुत ज्यादा अननोन नहीं है, अननोन लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऑब्स्क्योर है, उसके ऊपर काम नहीं कर पाता। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है, किसकी, जेमिनाई की। किसने बनाया था, गूगल ने बनाया था। एक दो चीजें आप याद रखो, इतना याद रखो कि आप 10 से 12 लाइन एग्जाम में लिख पाओ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एआई टूल है आपका क्लॉड। ठीक है, ये एआई टूल क्या करता है, किसने डेवलप किया है, डेवलप्ड बाय एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक ने इसको डेवलप किया है। ये क्या करता है, डिजाइन टू बी सेफ, ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल। पहले तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेफ, ऑनेस्ट, हेल्पफुल। इससे पहले आपने 2 एआई के मॉडल पढ़े हैं, किसी में भी ऐसी कोई लाइन थी, नहीं थी। तो इसका स्पेशल क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये सेफ, ऑनेस्ट और हेल्पफुल है। इट स्पेशलाइजेस इन कॉम्प्लेक्स रीजनिंग कर सकता है, क्रिएटिव राइटिंग कर सकता है, कोडिंग कर सकता है और एनालिसिस कर सकता है। और कैसे करता है, इन सब चीजों को सेफ, ऑनेस्ट और हेल्पफुल तरीके से करता है। कोर कैपेबिलिटीज क्या है, एनालाइजिंग लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, आपके लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर सकता है, उन्हें समराइज कर सकता है। अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसको समराइज करके जो इंफॉर्मेशन है, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आपको देनी है, वो कर सकता है। जनरेट स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, आपके पास बहुत सारा कंटेंट है और वो डेटा के फॉर्म में है, इधर उधर फैला हुआ है, उसको इंफॉर्मेटिव वे में स्ट्रक्चर बना सकता है, उसको स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन में या स्ट्रक्चर्ड कंटेंट में जनरेट कर सकता है। डेवलप्ड यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एआई, यहाँ पे ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल एआई मतलब बहुत सारे रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करता है ताकि आपका डेटा जो है वो सेफ रहे और ऑनेस्ट रहे, या आपसे मशीन हेल्प करे, तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। मतलब किसी रूल्स पे, इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर ये काम करता है, सेफ है, ऑनेस्ट है। एक्सेसिबल कैसे है, वेब चैट इंटरफेस है, इसका एक इंटरफेस है, उसकी मदद से आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। कौन सा इंटरफेस है, वेब चैट इंटरफेस है, जिसको हम क्लॉड एआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉड एआई। एंथ्रोपिक स्टेटेड, मतलब एंथ्रोपिक ने एक स्टेटमेंट दी थी इस कंपनी ने, उसको देख लो क्या है, इट विल नॉट इंट्रोड्यूस एड्स इनटू क्लाउड्स इंटरफेस, इंश्योर क्लियर स्पेस थिंकिंग। मतलब ये अपने इंटरफेस में, जो ये क्लाउड का इंटरफेस है, उसमें कभी भी एड्स नहीं रखेगा। ठीक है, एड्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा, क्योंकि ये क्या चाहता है कि एक क्लियर स्पेस हो थिंकिंग के लिए, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा इंटरफेस में क्रिएट कर पाऊं जहां पे लोग सोच सके, अच्छे से सोच सके, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। फिर देख लो क्लॉड कोड क्या है, न्यू एजेंटिक कोडिंग टूल, एक कोडिंग टूल है दैट कैन एक्ट विद इन योर लोकल टर्मिनल। मतलब आपका जो लोकल टर्मिनल है उसके अंदर ये कोडिंग कर सकता है। कैसे करता है, एडिट फाइल्स करता है, कमांड्स रन कर सकते हो आप। तो ये क्या करता है, क्लॉड का कोड क्या करता है, न्यू एजेंटिक कोडिंग टूल है, ये कोडिंग टूल है जो आपके टर्मिनल पे काम करेगा। उधर एडिट फाइल्स कर सकते हो आप, कमांड रन कर सकते हो, तो ये सारे काम
काम आप अपने क्लॉड में कर सकते हो, एक एआई टूल है उसके साथ कर सकते हो। तो जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आपको याद रख लेनी है। क्या, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई है, ये सेफ, ऑनेस्ट, हेल्पफुल है, बाकी सब तो यही काम कर ही रहे हैं, रीजनिंग भी कर रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग भी कर रहे हैं, कोडिंग भी कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं। दूसरा क्या है, एक्सेस कैसे करना है, वेब चैट इंटरफेस है क्लॉड एआई, उसके नाम से करते हैं। और क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स पे बहुत अच्छे से काम करता है, उसे समराइज करना हो, उसके लॉन्ग डॉक्यूमेंट को एनालाइज करना हो, कंटेंट जनरेट करके देना हो, उसमें स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, वो सब ये कर पाता है। ठीक है, अब सेकंड जो फोर्थ एआई टूल है वो देख लेते हैं, ये है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। नाम से पता चल रहा है कोपायलट है तो मतलब कुछ साथ में, किसी चीज के साथ में काम कर रहा है। किस चीज के साथ में काम कर रहा है, एआई पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, एक डिजिटल असिस्टेंट है, किसके साथ काम करता है, इंटीग्रेटेड इनटू माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स। तो आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ ये क्या है, इंटीग्रेटेड है, विंडोज के साथ इंटीग्रेटेड है, वेब ब्राउजर के साथ काम करता है टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ये एआई टूल किसके साथ काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट के एप्स के साथ, विंडोज के साथ, वेब ब्राउजर के साथ काम करता है। ये क्या करता है, हेल्प यूजर्स टू ड्राफ्ट ईमेल, समराइज डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट इमेजेस एंड एनालाइज डाटा इन रियल टाइम। मतलब बहुत सारे काम कर सकता है। मेन क्या है, ईमेल्स को आपके मतलब ईमेल्स को ड्राफ्ट करने में आपकी मदद कर सकता है, समराइज कर सकता है, कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है उसको, इमेजेस जनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है डाटा को रियल टाइम में। क्या क्या फीचर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ इसका इंटीग्रेशन है, साथ में काम करते हैं। जनरेटिव एआई है, चीजों को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। वेब एंड डाटा सर्च आप इसमें कर सकते हो, जो आपका वेब में, वेबसाइट्स में जो डेटा है उसके साथ क्या करता है, उसमें सर्चिंग करता है। अगर आपने कोई क्वेरी डाली है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूरे वेब को सर्च करेगा, पूरे डेटा को सर्च करके आपको रिस्पॉन्सेज देगा। मल्टी मॉडल इनपुट के साथ खेलता है, मतलब मल्टी मॉडल मतलब जिसमें आप बहुत सारे टेक्स्ट भी दे सकते हो, इमेजेस भी दे सकते हो, वीडियो भी दे सकते हो, ऑडियो भी दे सकते हो। तो इनपुट्स आपके मल्टी मॉडल हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हो सकते हैं। अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोपायलट हैं, कौन कौन से हैं, एक तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है जो कि है फ्री है यूजर्स के लिए, जिसको यूज करना है वो फ्रीली यूज कर सकता है, छोटे मोटे काम ये कर पाएगा। एक आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट, ये क्या है, पेड है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है, लेकिन क्या है, पेड वर्जन है। फिर एक है गिटहब कोपायलट, ये क्या करता है, ये कोड डेवलपर्स यूज करते हैं, जो कोड जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं, उनके लिए हेल्पफुल है, कोडिंग में मदद करता है, कोड डेवलप करने में मदद करता है। तो आपके ये दो टूल्स थे, एक और बचा है, उसको और देख लेते हैं। अब अपना लास्ट एआई टूल देख लो, वो क्या है, कैनवा एआई, जिसको आप मैजिक स्टूडियो भी बोलते हैं। ये क्या है, इट इज इंटीग्रेटेड इनटू कैनवा। कैनवा का नाम तो बहुत सुना होगा, ये आप इमेजेस को या किसी भी कंटेंट को बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए, उसे डिजाइन करने के लिए आप कैनवा का यूज करते हैं। उसका एआई है कैनवा एआई, जिसको आप मैजिक स्टूडियो भी बोलते हैं। ये क्या है, एआई पावर्ड क्रिएटिव असिस्टेंट। ये क्या है, एक असिस्टेंट है जो एआई पावर्ड है। ये क्या करता है, क्रिएटिव असिस्टेंट है दैट ऑटोमेट्स डिजाइन, आपके डिजाइन बना सकता है, इमेज जनरेशन कर सकता है, वीडियो जनरेट कर सकता है, कॉपी राइटिंग टास्क भी कर सकता है, कॉपीराइट करने वाला टास्क भी ये कर सकता है कैनवा एआई। और क्या करता है, इट हेल्प यूजर टू जनरेट ऑन ब्रांड प्रेजेंटेशंस। कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, सोशल मीडिया पोस्ट है जो आपको बना के डालना है, कोई लोगोस है वो बना सकते हो, इमेजेस को एडिट कर सकते हो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, कैसे, नेचुरल लैंग्वेज में, और उन इंस्ट्रक्शन से आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेज जनरेट कर सकते हो, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना है वो डाल सकते हो, कुछ स्लोगन डालना है, कोई लोगो बनाना है, ये सारे काम आप किस पे कर सकते हो, क्रिएटिविटी वाले काम किस पे कर सकते हो, कैनवा एआई पे कर सकते हो। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे मैजिक डिजाइन है, ये क्या करता है, जो भी डिजाइनिंग वाला काम है वो इसके हाथ में है, जैसे प्रेजेंटेशन डिजाइन करनी है, लोगो डिजाइन करना है, वो सब ये करता है। मैजिक मीडिया क्या करता है, इमेजेस और वीडियोस को जनरेट करता है। मैजिक राइट में आप स्लोगन हो गया, आप
आप ब्लॉग्स लिखते हो, अगर कुछ डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हो, वो सब आप यहाँ लिख सकते हो। मैजिक एडिट ग्रैब इरेजर, इसमें क्या है, आपको ऐसी कोई इमेज है जिसमें से कोई चीज को इरेज करना है, कोई चीज को ऐड करना है या रीअरेंज करना है, सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। और ट्रांसलेशन और रिसाइजिंग भी कर सकते हो। जैसे आपने किसी और लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, एक इमेज है उसमें कोई और लैंग्वेज यूज हो रखी है, आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करना है तो कर सकते हो, रिसाइज करना है तो कर सकते हो। तो मतलब क्रिएटिविटी से जुड़े हुए जितने भी काम है वो कौन करता है, आपका कैनवा करता है। और अब वो AI पावर्ड हो चुका है, मतलब उसमें AI आ चुका है, आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज में उससे बात कर सकते हो, उससे चीजें करवा सकते हो। आपका जो कैनवा AI है ये फ्री भी है और साथ में पेड वर्जन भी है इसका, जो कि आप जिसे प्रो प्लान्स कहते हो, ठीक है। तो आपका पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन की फंक्शनैलिटी थोड़ी सी कम है, ऑब्वियसली जो प्रो वर्जन है उसमें फंक्शनैलिटीज ज्यादा है। तो यहाँ आपका AI वाला चैप्टर पूरा खत्म होता है। मुझे बहुत मेहनत लगी है ये कंटेंट इकट्ठा करने में, क्योंकि ऑनलाइन बहुत कम कंटेंट है आपका AI के ऊपर, और बुक्स में भी जो कंटेंट है वो बहुत स्कैटर्ड वे में दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा कंटेंट है। लेकिन क्योंकि हमारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिलेबस मतलब उतना ज्यादा नहीं है, टू द पॉइंट सिलेबस है, तो इस कंटेंट को ढूंढने में काफी मेहनत लगी है, इसको समझने में और फिर आपको डिलीवर करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। और इसीलिए मैंने AI वाला टॉपिक चूज किया था। सबसे पहले मैंने सोचा कि क्योंकि आपके लास्ट स्टेजेस आ चुके हैं, अब एग्जाम आपका पास में ही है, तो मैं पहले ऐसे टॉपिक कर रही हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको करने में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है। AI मुझे खुद पता है, मुझे ढूंढना इतना मुश्किल था, तो आप लोगों को ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है, और उस चीज को समझना आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब हो सकता था इसमें, जब आप और क्वेश्चन कर सकते हो और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, और बजाय आप अपने गूगल पे AI को ही सर्च कर रहे हो कि ये वाला कंटेंट कहाँ मिलेगा। तो वो काम मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान बना दिया है। AI थोड़ा मुश्किल चैप्टर था, मुश्किल समझने में नहीं था, लेकिन उसका कंटेंट मिलना, कहां से पढ़ना है, इसलिए मुश्किल था, इसलिए मैंने पहले AI करवाया। और AI और इमर्जिंग ट्रेंड्स क्योंकि दोनों मतलब लगभग मिले जुले ही हैं, तो इसीलिए इसके बाद अब मैं इमर्जिंग ट्रेंड्स भी कंप्लीट करा दूंगी, जो आपका एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसमें कोई छोटी छोटी बातें लिखी हुई है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जो ये कंटेंट है AI का, इससे पहली वाली वीडियो और ये वीडियो, ये बहुत मेहनत से बनाई गई है, बहुत सोच समझ के बनाई गई है। तो अगर आपको पसंद आई हो, जेन्युइनली पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और कमेंट कर देना कि कैसे लगा पढ़ाया हुआ तरीका। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब AI खत्म हो चुका है। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें। जो ये वाली वीडियो है, इसको अपलोड करने से पहले मैं आपके नोट्स टेलीग्राम पे भेज दूंगी। मैं आधे अधूरे नोट्स इसलिए नहीं भेजती क्योंकि फिर बच्चा पढ़ के कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि नोट्स तो मेरे एक साथ हैं, पूरे कंबाइंड है, मैं एक PDF भेजना चाहती हूँ। अगर मैं पहले आधी PDF भेज दूंगी या अगर मैं पूरी भेजूंगी तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैम ने तो ये चीज पढ़ाई नहीं है अभी तक। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब टॉपिक खत्म हो जाए तब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूं, ताकि आपको एक साथ नोट्स मिल जाए और उसमें आप चीजों को समझ सको, अच्छे से आपको समझ आए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को।